लगभग 200 सालों के बाद हमारा सब कुछ छीनकर अंग्रेज तो चले गए, बट अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसा देश जिसकी 70% से भी ज़्यादा जनसंख्या गरीबी और भूखमरी से जूझ रही थी। स्कूल में पढ़ाई करने की जगह बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। देश की जनता देश की तरक्की के लिए काम करने की बजाय अंग्रेजों की गुलामी कर रही थी, जिस वजह से देश की 88% जनता अनपढ़ थी। और जिस देश की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के आने से पहले 27% हुआ करती थी, उसे पूरी तरह से निचोड़कर अंग्रेजों ने 3.9% पर लाके छोड़ दिया था। आज़ादी तो मिल गई थी, पर उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि उसे चुकाते चुकाते भारत को 70 सालों से भी ज़्यादा समय लग चुका है, और वो कीमत हम अब भी चुका रहे हैं। बट वो कहते हैं ना, द स्ट्रॉन्गर यू हिट द हार्डर वी राइज। और देखते ही देखते जिस देश को इंग्लैंड ने अपंग गरीबी में छोड़ दिया था, उसी देश ने 2019 में इंग्लैंड को इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास में पीछे छोड़ दिया। और उसके बाद मानो भारत की तस्वीर एकदम से बदल ही गई। मतलब धीरे धीरे बदली, लेकिन लोगों ने अचानक ध्यान दिया। जहाँ 70% आबादी गरीबी में जी रही थी, वो आबादी अब सिर्फ 20% पर आकर सिमट गई है। आज 77% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से नासा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे संस्थान भी भारत के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स का लोहा मानते हैं। और जहाँ तक अंग्रेजी की बात है, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहला है अमेरिका। सोचो, हमने अंग्रेजों को उनकी भाषा बोलने में ही पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जिस देश को इंग्लैंड इतनी बुरी हालत में छोड़ के गया था, आज उसी देश ने इंग्लैंड को हर क्षेत्र में इतना पीछे कैसे छोड़ दिया। और अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो क्या कल को हम दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन सकते हैं? जय हिंद, मैं युवराज सिंह। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब और इंडिया की स्तर की कहानी सुनना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना वीडियो टाइटल वेयर वी स्टैंड इन 74 ईयर्स। 1947 का भारत थोड़ा अजीब था, क्योंकि कुछ साल पहले जो लोग आज़ाद भारत चाहते थे, वही लोग अब दो मुल्कों के लिए नारे लगा रहे थे। एक तरफ भारत के लोग आपस में लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने वाले अंग्रेजी सैनिकों को ब्रिटिशर्स अपने भारत का सारा पैसा और अनाज भेज रहे थे, जिसके कारण आम लोगों को तो छोड़ो, अनाज बनाने वाले तक को अनाज का एक दाना नसीब नहीं हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 तो अंग्रेज जीत गए, पर भारत में होने वाले मसलों पर काबू न पाने के कारण उन्होंने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया और फिर दोनों देशों को अपने हाल पर छोड़कर चले गए। अब बिना किसी सरकार और संगठित सेना के 2 देशों के इस बंटवारे ने भारत में खूनी और खौफनाक रूप ले लिया था। एक देश से दूसरे देश माइग्रेट करते वक्त लाखों लोग बेमौत मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। जिस 15 अगस्त को हम इतनी धूमधाम से मनाते हैं ना, 1947 के दिन वो ऐसा नहीं था, वो एक काली रात थी। तब न जाने देश के कितने हिस्सों में लाखों लोग घर जल रहे थे, करोड़ों लोग बेघर हो रहे थे और लाखों बच्चे, बूढ़े और औरतों के खून से भारत की सड़कें लहूलुहान हो रही थी। उस दिन के बाद भारत की गरीबी बद से बदतर होने लगी थी, जिसकी वजह से भारत की 70% से ज़्यादा आबादी के पास न तो अनाज एक दाना था, न छत थी। और उसी वजह से उस समय ज़्यादातर लोग 32 वर्ष की उम्र तक ही जी सकते थे। आई मीन जस्ट इमेजिन 32 ईयर्स ऑफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन सारे मंजरों को देख कई इतिहासकारों का ये कहना था कि शायद अंग्रेजों के राज में भी भारत की इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी आज़ादी और बंटवारे के दौरान हुई। और जब भारत इन सारी चीज़ों से जूझ रहा था, वही दुनिया के कई देश बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगीकरण की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन भारत में चाह कर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना मुश्किल था, क्योंकि उस समय 88% लोग अनपढ़ थे और जो 12% लोग पढ़े लिखे थे, उन्हें भी अंग्रेजों ने सरकारी दफ्तरों में किसी बड़े पद पे नहीं बल्कि क्लर्क की नौकरियां पे रखे था। तो अगर अंग्रेज नहीं आते तो शायद भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आगे होता, शायद भारत की तस्वीर आज कुछ और होती। अंग्रेज आने से पहले विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 27% था, यानी हमारी GDP 17वीं सेंचुरी में 27% थी, जो 200 सालों के अंग्रेजी शासन के बाद सिर्फ 3% हो गई। अंग्रेजों से पहले भारत की 20% GDP के कंट्रीब्यूटर्स थे मसाले, चाय पत्ती, वुल, कॉटन, सिल्क, सोना चांदी, कारीगरी और डिजाइन के हुए मार्बल्स और वुड्स। इन सभी चीज़ों के कारोबार का उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड था। पर अपने राज में अंग्रेजों ने इन सारी कंपनियों, फैक्ट्री और कारखानों को बंद कर दिया, और जो लोग बंद नहीं करते उनकी फैक्ट्रीज को आग लगा दिया जाता था और राख कर दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज इंडिया से सारे रॉ मटेरियल्स लेकर इंग्लैंड भेजते थे और फिर उन्हीं मटेरियल से सामान बनाकर भारत में लाकर 3 गुना और 4 गुना दामों में बेचा करते थे। और फिर अंग्रेजों के ज़्यादा ही भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि भारतीयों के पास ना तो फैक्ट्रीज थी, ना ही कंपनियाँ थी, और 60% लोगों के पास कमाई का सिर्फ एकमात्र जरिया था फार्मिंग यानी खेती बाड़ी। और खेती का देश की अर्थव्यवस्था में 54% कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, और इसी वजह से हमारी GDP 3.9% थी वर्ल्ड GDP की। ये सारी समस्याएं तो थी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के समय सारे राज्यों को भाषा या कल्चर के मद्देनजर रखते हुए नहीं बांटा गया था, जिसके कारण लोगों में और ज़्यादा कलेश हुआ और झगड़े होने लगे थे। जैसे कि मुंबई के लिए गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगह के लोग लड़ रहे थे, क्योंकि वहाँ गुजराती बोलने वाले भी रहते थे और मराठी बोलने वाले भी रहते थे। और ये सारी चीज़ें देखकर पूरी दुनिया को ये मानना था कि अपनी इसी विविधता, भिन्न भिन्न धर्म
और सही राजनीतिक प्रशासन न होने के कारण भारत कभी आगे कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, ना ही कभी विकसित देश बन पाएगा। पर 1951 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद सब कुछ बदलने वाला था। सबसे पहला बदलाव तो ये था कि जाति, धर्म और जेंडर के भेदभाव किए बिना हर किसी को समान वोट करने का अधिकार मिलेगा। और जिस देश में सदियों से जाति धर्म पे भेदभाव हुआ हो, वहाँ एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद उन्होंने आते ही हिंदू सिविल कोड का बिल पास किया, जिसके बाद सारी विधवा औरतों को अपनी पति की संपत्ति पे समान अधिकार मिला। जवाहरलाल नेहरू की सोच हमेशा से यही रही थी कि भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाए, और उनकी इसी सोच के कारण भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जोर शोर से शुरुआत हुई। सरकार ने अपना पहला 5 ईयर प्लान भी शुरू किया 1951 में, जिसके उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना और भारत को गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकालना। इस योजना का टोटल बजट था 2378 करोड़, जिसका मेन फोकस था खेतीबाड़ी, सिंचाई, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। इस कारण भारत की इकोनॉमी थोड़ी ग्रो हुई। इस 5 ईयर प्लान का टारगेट ग्रोथ रेट 2.1% था, पर हमने 3.6% अचीव किया। और इसी कारण भारत में बहुत सारी नई चीज़ों की इंडस्ट्रीज आई और ग्रो होना शुरू हुई। फिर आया 1956 का सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसका ऑब्जेक्टिव था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पार्टिकुलरली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हैवी केमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री। इन 5 सालों में इंडिया ने बेसिकली और मेनली इंडस्ट्रीज पे ही फोकस किया। एज अ रिजल्ट मेजर केमिकल एंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज वर फाउंडेड, और इसी के समय दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के स्टील प्लांट्स भी एग्जिस्टेंस में आए। भारत ने आज़ादी के 3 सालों के अंदर इस सारी बेसिक और मेन सेक्टर्स पे फोकस करना शुरू कर दिया था, जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल। और फिर क्या, ऐसे ही प्रोग्रेस करते गए और आज दुनिया जानती है हम कहाँ खड़े हैं। 1947 में इंडियन पॉवर्टी रेट 70% से सीधा 2019 में 20% पर आकर गिर गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और गरीबी कम होने की वजह से हमारी जीडीपी 1947 में 3.9% से लेकर 2021 में एस्टिमेटेड 9.5% तक पहुंच गई है। इट कुड बी दैट मेनी पीपल आर टुडे ब्लेमिंग नेहरू, दैट नेहरू ने ये गलत किया, वो गलत किया, बट लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, नेहरू जी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने देश को उस समय संभाला जब लोगों के पास ना तो खाने के लिए भोजन था, ना रहने के लिए छत थी, ना कमाने के लिए नौकरियां थी, ना खेती करने के लिए ज़मीन थी, ना पानी था, ना खाद थी। और उस समय इनके पास भी ना तो कोई ट्रेंड एनालिस्ट थे, ना पॉलिटिकल एडवाइजर थे, ना इकोनॉमिक एडवाइजर थे, ना ही कोई एक्सपर्ट थे। सो बी ग्रेटफुल टू आवर लीडर्स एंड डोंट क्रिटिसाइज देम। आज़ाद भारत को सिर्फ इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही बदलाव नहीं लाना था, बल्कि सोशली भी आगे बढ़ना जरूरी था। और सोशलाइज होने का सबसे पहला जरिया है पढ़ाई, एजुकेशन, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाली गई है 1950 में, जिसके तहत 6 से 14 साल के हर बच्चे को एजुकेशन मिलना कंपलसरी था। और इसी पॉलिसी को 2002 में सरकार ने फंडामेंटल राइट बनाया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। सरकार ने बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स खोली, जैसे IIT, NITs, एम्स, NLU, डिफेंस अकेडमीज, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट स्कूल। और इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है कि जहाँ 1947 में सिर्फ 12% लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, वहीं आज 2021 में 77% लोग पढ़े लिखे हैं। भारत में आज़ादी के समय सिर्फ 35,000 डॉक्टर थे, लेकिन आज ये आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से भारत आज स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत तरक्की की है। नए नए टीके और दवाओं की खोज हुई है, और हर क्षेत्र, जिले और गांव में आज एक स्वास्थ्य केंद्र है। और इन्हीं सब सुविधाओं की वजह से जो 1947 में लोगों की औसत उम्र 32 वर्ष हुआ करती थी, आज वो 69 ईयर्स हो चुकी है, यानी डबल से भी ज़्यादा। और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक सेक्टर डेवलप होता है तो दूसरा अपने आप होता है। एवरीथिंग इज इंटरलेटेड टू ईच अदर। और इसीलिए तो जिस देश को इंग्लैंड कंगाल करके चला गया था, उसने इकोनॉमिक ग्रोथ में इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। बट अनफॉर्चुनेटली साल 2020 में कोविड आने के वजह से बाकी देशों के मुताबिक भारत को ज़्यादा नुकसान हुआ। इसलिए 2019 में हम 5वें नंबर पे थे, बट 2020 में हम 6ठे नंबर पर आ गए। पर अच्छी बात तो ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को फिर से 5वें नंबर पर आने में सिर्फ 4 साल लगेंगे, और साथ ही 2030 तक भारत तीसरे पोजीशन पर होगा। अब देखा जाए तो इतनी ज़्यादा तरक्की इंडिया ने सिर्फ 74 सालों के अंदर की। खुद ही देख लो, हमारी जीडीपी 1950 में 2,939 बिलियन रुपीज़ से आज सीधा 2020 में 1,40,776 बिलियन रुपीज़ हो चुकी है। और इन सारी चीज़ों के पीछे किसी एक चीज़, किसी एक इंसान या किसी एक सरकार का हाथ नहीं है, बल्कि इस तरक्की के कारण है। हमने लगातार हर क्षेत्र में डेवलपमेंट लाने की कोशिश की, डे इन डे आउट हमने काम किया, हमने नई नई ऊंचाइयों ऊंची, हमने नई नई रिसर्चेस की, नई नई इंस्टीट्यूट्स को फाउंड किया एंड प्रूव्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज नॉट आवर वीकनेस, इट्स आवर स्ट्रेंथ। कोरोना की वजह से हमारी रफ्तार बस थोड़ी धीरे हुई है,
रुकी नहीं है और कुछ ही सालों में हम इस चक्र से भी उभरेंगे और फिर हम उस मुकाम पे होंगे जहाँ APJ अब्दुल कलाम हमें देखना चाहते थे। अभी हमारी GDP नेगेटिव में चल रही है कोरोना की वजह से, लेकिन अगर हम एक सुपर पावर बनना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इस सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली हो या आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई हो, इस कहानी से इंस्पायर हुए हो, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और ये चैनल ज्ञान का मंदिर है, तो मंदिर में घुसने के साथ यानी सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजाना ना भूलें। जय हिंद। तब तक के लिए ज्ञान लेते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए।